हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन अवर पेरीविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 5 के बारे में, जिसका नाम है टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में जानकारी ली। किस तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो वर्क करता है, उसकी स्केमेटिक डायग्राम किस तरह से ड्रॉ की जाती है और कौन से प्रॉब्लम्स जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज़ करने में आते हैं। तो इसके बारे में हमने डिटेल में अपनी पिछली वीडियो में जानकारी ली है। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दैट इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस। अभी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं किस तरह से पावर जनरेशन किया जाता है। जो एनर्जी जनरेशन प्लांट है कौन से किस पर बेस्ड है, तो नेचुरल गैस के ऊपर बेस्ड है। ये एनर्जी जनरेशन प्लांट नेचुरल गैस की हेल्प से किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। इन दिस प्लांट द टर्बाइन इज रन बाय द गैस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पर जो टरबाइन है वो गैस के ऊपर रन किया जाता है और उस गैस का टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है रहता है वो वेरी हाई रहता है। अभी तक जितने भी हमने टरबाइन देखे मोस्टली तो हमने स्टीम टरबाइन के बारे में डिस्कस किया। थर्मल एनर्जी पावर प्लांट में स्टीम टरबाइन के बारे में डिस्कस किया और उसके आगे का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसमें भी हमने स्टीम टरबाइन यूज़ किया था। लेकिन ये जो टरबाइन है इसमें नेचुरल गैस के पावर जनरेशन प्लांट में तो वो कौन सा टरबाइन है, तो गैस टरबाइन है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ये कौन सा टरबाइन है, तो गैस का टरबाइन है। गैस की वजह से ये टरबाइन वजह से वो रोटेट होता है। इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, गैस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। ऐसी गैस की जिसका टेम्परेचर वेरी हाई हो, प्रेशर भी वेरी हाई हो। तो ऐसे हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर वाले गैस की वजह से वो टरबाइन घूमने वाला है। जनरेटेड बाय द कंबशन ऑफ द नेचुरल गैस। यहाँ पर कौन से गैस का इस्तेमाल किया गया है, तो नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया है। अ फ्लो चार्ट शोइंग द वेरियस स्टेजेस इन द पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस एनर्जी शोन इन द फिगर 5.12। यहाँ पर नेचुरल गैस पावर प्लांट जनरेशन की अरेंजमेंट जो है वो किस तरह से होती है, ये फ्लो चार्ट द्वारा दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है कंप्रेसर फॉर प्रेशराइज्ड एयर, क्योंकि यहाँ पर जो एयर हम यूज़ करने वाले हैं तो वो एयर जो है वो हाई प्रेशर की रहने वाली है। सेकेंड जो है एयर के बाद आता है कंबशन चेम्बर, जहाँ पर इस एयर को क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है। उससे जो गैस निकलती है या फिर उससे जो गैस प्रोड्यूस होती है वो गैस अंडर हाई टेम्परेचर अंडर हाई प्रेशर की जो गैस है वो गैस टरबाइन के ऊपर से छोड़ी जाती है, गैस टरबाइन। और जैसे ही गैस टरबाइन यहाँ पर घूमता है तो गैस टरबाइन की वजह से क्या हो जाता है, जनरेटर जो है वो घूमने लगता है और जनरेटर की वजह से फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है। इस तरह से ये कुछ नेचुरल गैस पावर प्लांट जो है वो वर्क करता है। तो चलिए डिटेल में यहाँ पर उन्होंने किस तरह से एक्सप्लेनेशन दिया है देखते हैं। देयर आर द 3 मेन सेक्शंस इन दिस टाइप ऑफ द प्लांट। 3 टाइप के मेन सेक्शन है। प्रेशराइज्ड एयर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कंबशन चेम्बर यूजिंग कंप्रेसर। अभी कंप्रेसर का यूज़ करके ये जो प्रेशराइज्ड एयर जो है वो कंप्रेसर का यूज़ करके कहाँ पर छोड़ी जाती है, कंबशन चेम्बर में छोड़ी जाती है। कंबशन चेम्बर में जैसे ही एयर आती है इन दिस कंबशन चेम्बर अ नेचुरल गैस बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ द एयर। वहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली ये जो नेचुरल गैस है वो उसका बर्निंग होता है। नेचुरल गैस बर्न होने लगता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस में उसका बर्निंग होता है। द गैस एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जनरेटेड इन दिस चेम्बर रन्स द टरबाइन। और ये जो गैस है ये गैस बर्न होने की वजह से जो कुछ भी नेचुरल गैस के बर्निंग की वजह से जो कुछ भी गैस दूसरा तैयार होता है वो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर उसे रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर वाला और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर वाला वो गैस रहता है। वो जनरेट होता है। वो जो गैस है वो
किस लिए यूज़ किया जाता है? गैस टरबाइन रोटेट करने के लिए किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेचुरल गैस का यूज़ कंबशन के लिए होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर नेचुरल गैस का कंबशन हो रहा है यहाँ पर, और उससे जो गैस मिल रही है, उससे जो गैस बन रहा है, तो वो वेरी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर का होगा ऑब्वियसली। सो वो गैस जो है वो एक्चुअल में हम टरबाइन रोटेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो द टरबाइन देन ड्राइव्स द जनरेटर, और जैसे आपको पता है एक बार गैस टरबाइन घूम गया तो जनरेटर फिर घूमने लगता है। टरबाइन की वजह से जनरेटर घूमता है एंड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, और जनरेटर जैसे ही घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या हो जाएगी? प्रोड्यूस हो जाएगी। सो इस तरह से ये जो रिएक्शन है या फिर इस तरह से ये जो फ्लो चार्ट है यहाँ पर बताया है। स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन दिस प्लांट इज शोन इन द 5.13। अभी यहाँ पर नेक्स्ट जो दूसरा जो फ्लो चार्ट दिया है, इसमें यहाँ पर उन्होंने एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डिस्कस किया है। स्टेप बाय स्टेप एनर्जी किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल एनर्जी इन अ नेचुरल गैस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो केमिकल एनर्जी जो है उसका कन्वर्जन किस में होता है? नेचुरल गैस में होता है। उसके बाद वो नेचुरल गैस हम बर्न करते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी इज जनरेटेड ड्यू टू द कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। सो नेचुरल गैस बर्न करने की वजह से उसमें कौन सी एनर्जी आती है? तो काइनेटिक एनर्जी आती है। सो काइनेटिक एनर्जी का फिर क्या हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो गैस जो है उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो रहता है उस गैस का, वो गैस हम जैसे ही उस टरबाइन पर, गैस टरबाइन पर छोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो गैस की जो एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी वो उस टरबाइन को मिलती है। सो वो टरबाइन को मिलने की वजह से यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी किस में चली जाती है? टरबाइन में चली जाती है। सो यहाँ पर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी टरबाइन को मिलने की वजह से क्या होगा? टरबाइन घूमेगा। सो इस वजह से उस काइनेटिक एनर्जी का फिर कन्वर्जन किस में हो जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो जाता है। तो इस तरह से ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो नेचुरल गैस पावर प्लांट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। चलिए देखते हैं आगे। द इफिशियंसी ऑफ दिस टाइप ऑफ द जनरेशन प्लांट इज हायर दैन दैट ऑफ द पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन अ कोल। अभी इस टाइप का अगर पावर जनरेशन प्लांट का अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं तो उसकी इफ़िशियंसी जो है वो सबसे ज़्यादा है, पावर प्लांट की इफ़िशियंसी, दैन द पावर प्लांट बेस्ड ऑन कोल। कोल पर के जो पावर प्लांट जो बेस थे, जैसे कि हमने पहला वाला थर्मल पावर प्लांट देखा जो कोल पे बेस था, तो उससे तो ज़्यादा इसकी इफ़िशियंसी है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर बताया है। मोर ओवर सिंस द नेचुरल गैस does not contain sulfur, burning of natural gas results in the less pollution। इसका एक बड़ा एडवांटेज जो है उन्होंने यहाँ पर बताया, इसमें सल्फर नहीं रहता। सो नेचुरल गैस में सल्फर ना होने की वजह से आफ्टर बर्निंग ऑफ दैट नेचुरल गैस इट रिजल्ट्स इन अ लेस पोल्यूशन। इसका पोल्यूशन भी क्या होता है? कम होता है, बहुत ही कम पोल्यूशन होता है। द स्केमेटिक पावर्स प्लांट बेस्ड ऑन द नेचुरल गैस इज गिवन इन द फिगर 5.14। यहाँ पर उन्होंने एक जो डायग्राम दी है स्केमेटिक डायग्राम, इसकी प्रिपरेशन भी आपको करके रखनी है एग्ज़ाम में। ये किस तरह से ये स्केमेटिक डायग्राम है वो आपको एग्ज़ाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ अ स्केमेटिक डायग्राम फॉर द पावर प्लांट बेस्ड ऑन अ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस पर जो पावर प्लांट बेस्ड है उसकी स्केमेटिक डायग्राम निकालो। सो स्केमेटिक डायग्राम यानी कि ये डायग्राम आपको तब निकालनी है। अभी इसमें यहाँ पर देख सकते हैं आप कौन कौन से पार्ट हैं, जैसे कि फ्यूल यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं हम नेचुरल गैस, सो वो कहाँ पर छोड़ा जाता है? कंबशन चेम्बर में छोड़ा जाता है अंडर हाई प्रेशर। सो उसके बाद कंबशन चेम्बर में जाने के बाद वो नेचुरल गैस क्या हो जाता है? बर्न हो जाता है। सो बर्न होने की वजह से उससे जो गैस बनती है तो वो गैस जो है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र की जाती है? यहाँ पर छोड़ी जाती है, दैट इज़ गैस टरबाइन के ऊपर वो गैस आती है। सो गैस टरबाइन जैसे ही रोटेट होता है सो उसमें से इमिशंस ऑफ द हॉट गैसेस, जितने भी हॉट गैसेस हैं वो क्या हो जाते हैं? इमिट हो जाते हैं, क्योंकि गैस जो है एक बार उस टरबाइन के ऊपर से जैसे ही पास होता है टरबाइन के ब्लेड के ऊपर से गैस टरबाइन के, सो वो क्या हो जाता है? पास होने के बाद वो जो हॉट गैसेस है यहाँ पर इमिट भी होते हुए दिखाई देते हैं। और ये जो जैसे ही टरबाइन एक बार घूमता है
तो क्या हो जाता है, टरबाइन की वजह से यहाँ पर सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज जनरेटर घूमता है एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अपनी क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। सो इस तरह का ये जो सेटअप है बहुत ही सिंपल सेटअप है आपको एग्ज़ाम में लर्न करने के लिए भी। तो इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जाती है। अभी देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ऑलवेज रिमेंबर दो यूज़ ऑफ एनर्जी इज़ अनअवॉइडेबल इन आवर डे टू डे लाइफ, इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ इट केयरफुली एंड ओनली इन द रिक्वायर्ड अमाउंट। उन्होंने क्या बताया है कि एनर्जी का यूज़ जो है जो अनअवॉइडेबल है, हम एनर्जी के बिना नहीं रह सकते, ये हमारी एक प्राइमरी नीड बन चुका है। जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथ, ये एक नीड है अपनी प्राइमरी, उसमें एनर्जी भी एक क्या हो गई है, इंक्लूड हो गई है, नीड बन चुकी है। सो उसको तो अवॉइड नहीं कर सकते हम। एनर्जी का तो यूज़ जो है अपनी डेली लाइफ में जुड़ा है। सो दो द यूज़ ऑफ एनर्जी इज़ अनअवॉइडेबल इन आवर डे टू डे लाइफ, इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ इट केयरफुली। उन्होंने क्या कहा है, जब भी कभी आप एनर्जी का इस्तेमाल करो कोई भी फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर किसी भी फॉर्म में, तो उस वक्त आपको केयरफुली उसका यूज़ करना है एंड ओनली इन द रिक्वायर्ड अमाउंट। जितने अमाउंट में आपको एनर्जी की ज़रूरत है उतने ही अमाउंट में आपको क्या करनी है, एनर्जी जो है वो यूज़ करनी है। सो यहाँ पर उन्होंने एक टेबल दिया है जो कि फिर से आपको थर्मल पावर प्लांट की तरह यहाँ पर एक टेबल दिया है। सम नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट्स एंड देयर कैपेसिटी। नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट जो है कुछ उसके नाम दिए हैं और उनकी कैपेसिटी भी दी है। अभी वो प्लेसेस कौन से हैं, तो उस प्लेसेस के नाम और स्टेट के नाम एटलीस्ट आपको लर्न करने हैं। और कैपेसिटी जो है, हाईएस्ट कैपेसिटी और द लोवेस्ट कैपेसिटी आप चेक करते जाइए। सो किसकी है वो आपको देखकर रखना है। सो चलिए देखते हैं। पहला जो प्लेस है यहाँ पर दिया है समरल कोटा करके। समरल कोटा जो है ये स्टेट कहाँ पर आता है, आंध्र प्रदेश में आता है। उसकी कैपेसिटी कितनी दी है, सो 2620 मेगावाट, इतनी कैपेसिटी की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो समरल कोटा का जो प्लांट है वो प्रोड्यूस करता है। सेकंड जो है दैट इज अंजन वेल। अंजन वेल जो है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। उसकी कैपेसिटी कितनी है, 2220 मेगावाट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता है। थर्ड जो है दैट इज़ बावन्ना करके हैं। सो बावन्ना जो है वो दिल्ली में है। सो उसकी कैपेसिटी कितनी है, 1500 मेगावाट कैपेसिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट जो है लास्ट दैट इज़ कोंडापल्ली। कोंडापल्ली कहाँ पर आता है, आंध्र प्रदेश में आता है और उसकी जो कैपेसिटी यहाँ पर दी है वो कितनी है, 1466 मेगावाट। इस तरह से ये अलग अलग जो पावर प्लांट्स जो है जो कि नेचुरल गैस की हेल्प से एनर्जी का जनरेशन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर उनके नाम और प्लेसेस जो है वो यहाँ पर स्टेट्स जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो सो इसके ऊपर आपको एग्ज़ाम में मैच द पेयर के लिए क्वेश्चन आ सकता है। एक कॉलम में आपको अगर प्लेसेस के नाम दिए जाए और दूसरे कॉलम में अगर स्टेट्स के नाम दिए जाए तो आपको वो प्लेसेस और स्टेट्स का पेयरिंग करना आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन एंड द एनवायरनमेंट। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन का एंड एनवायरनमेंट का किस तरह से रिलेशन है तो उसके बारे में हमें जानना है। Electricity generation is based on the fossil fuels like a coal, natural gas and the nuclear fuels like a uranium, plutonium are not environment friendly। ये जितने भी हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट देखे, फिर वो चाहे कोल का हो, नेचुरल गैस का हो या फिर ये फॉसिल फ्यूल है सारे जिनका यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, या फिर यूरेनियम, प्लूटोनियम, सो ये सारे जो हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं हैं। सो इट मीन्स दैट इफ़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ जनरेटेड यूजिंग दीज फ्यूल इट कैन लीड टू द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि
अगर हम यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एनवायरनमेंट को उसकी वजह से हार्म हो जाएगा, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगा। सो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है, वाई दीज आर नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है। यहाँ पर एक फर्स्ट पॉइंट दिया है, वी हैव सीन दैट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक अ कोल एंड द नेचुरल गैस लीड्स टू द इमिशंस ऑफ द सर्टेन गैसेस एंड द सूट पार्टिकल। जैसे हमने देखा है, जैसे ये फॉसिल फ्यूल्स जो है उनका बर्निंग होता है, कोल हो या फिर नेचुरल गैस हो, सो कुछ गैसेस जो है उसमें से बाहर आते हैं, या फिर सूट के पार्टिकल यानी कि कार्बन के पार्टिकल उसमें से बाहर आते हैं। दिस रिजल्ट्स इन द एयर पोल्यूशन, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, एयर पोल्यूशन होता है। इनकम्प्लीट कंबशंस ऑफ फ्यूल्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर इसका इनकम्प्लीट कंबशन हो जाता है, ये जो फ्यूल है इनकम्प्लीटली अगर बर्न हो जाता है, तो उसकी वजह से कौन सा गैस तैयार हो जाता है, सो फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर बन जाता है। इट एडवर्सली अफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ एंड इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर परसेंटेज एयर में बढ़ जाता है ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, इट अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट सीवियरली। और जैसे आपको पता है उसका भी, कार्बन डाइऑक्साइड का भी इफेक्ट जो है अपने एनवायरनमेंट पर होने लगता है। सो द फिनोमिना ऑफ अ ग्लोबल वार्मिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से CO2 गैस जो है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है, सो वो किस वजह से, कौन से गैस की वजह से, तो CO2 गैस की वजह से। ये आपको ध्यान में रखना है। सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज जनरेटेड ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल, डीजल, पेट्रोल। उसमें से क्या बाहर आता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस बाहर आता है। कोल और डीजल को अगर बर्न आप करते हैं, पेट्रोल को, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस बाहर आते हैं। इट लीड्स टू द प्रॉब्लम लाइक एसिड रेन। एसिड रेन की तरह ये प्रॉब्लम जो है, मतलब एसिड की रेन होती है उसकी वजह से। सूट पार्टिकल जनरेटेड ड्यू टू द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कॉजेस द एयर पोल्यूशन। और जो कुछ भी सूट पार्टिकल है वो अगर जनरेट हो जाते हैं इसमें बर्निंग में, इनकम्प्लीट बर्निंग में, तो उस वजह से वो सूट पार्टिकल एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं, इस वजह से एयर का पोल्यूशन हो जाता है। एंड इट कैन लीड टू द प्रॉब्लम रिलेटेड विथ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम लाइक अस्थमा। और यही एयर जब हम इनहेल करते हैं उसकी वजह से बहुत सारे लोगों में ऐसे अस्थमा से रिलेटेड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हम जिसे कह सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो अराइज होने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है अस्थमा का। सेकेंड जो यहाँ पर उसका एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्यों नहीं है, ये इसके बारे में रीज़न बताए हैं, तो वो क्या है, तो it took some millions of years for the formation of fossil fuels like a coal, crude oil and natural gas. कोल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस ये तैयार होने के लिए भी कितने, बहुत सारे साल लग जाते हैं। नेचुरल गैस LPG है या फिर CNG है, ये तैयार होने के लिए भी, ज़मीन के अंदर प्रिपेयर होने के लिए भी, उनके लिए भी बहुत वक्त लगता है। लैक्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, तभी जाकर ये गैसेस तैयार हो जाते हैं, तभी जाकर ये जो है फॉसिल फ्यूल्स जो है वो बन जाते हैं। आल्सो द रिजर्व ऑफ दिस फ्यूल्स आर लिमिटेड। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, ये फ्यूल्स इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो, लेकिन उसके बारे में यही प्रॉब्लम बड़ी है कि ये उसके जो रिजर्व्स हैं सो वो क्या है, लिमिटेड है। दे आर गोइंग टू डिप्लीट इन अ फ्यूचर। फ्यूचर में ये क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो सकते हैं। इट इज़ सेड दैट विद द करंट स्पीड ऑफ देयर यूज़ द कोल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड का यहाँ पर दिया है, कोल रिजर्व जो है वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं जिस स्पीड से आज हम कोल जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसी स्पीड से अगर हम इस्तेमाल करते रहेंगे तो पूरे वर्ल्ड में जो कोल के जो रिजर्व्स हैं तो वो कब तक चल सकते हैं, सो नियर अबाउट 200 ईयर्स। और सो एंड द नेचुरल गैस के रिजर्व जो है अबाउट 200 to 300 ईयर्स।
इतना ही हमारे पास कोल के रिज़र्व से, इतने ही हमारे पास हम कह सकते हैं नेचुरल गैस के रिज़र्व से। जिस स्पीड से हम आज उनको यूज़ कर रहे हैं उसी स्पीड से अगर यूज़ करते रहेंगे तो आगे के तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 300 साल तक ये जो रिज़र्व्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट यहाँ पर बताया है। थर्ड पॉइंट में वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड about the problems in the use of nuclear energy, like the disposal of the nuclear waste and the possibility of the disaster due to the accidents in the nuclear power plant. So ये तो प्रॉब्लम हमने देखे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में कि एक तो उसका प्रॉब्लम क्या है। सो न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट जो है वो यूज़ करते वक्त उसका जो वेस्ट निकलेगा, यानी कि न्यूक्लियर वेस्ट जो निकलेगा उसको डिस्पोज करने की सिस्टम जो है अभी तक डेवलप नहीं है। ये सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो साइंटिस्ट के आगे है। और दूसरा जो है और दूसरी जो सिचुएशन है यहाँ पर क्या बताई थी उन्होंने प्रॉब्लम, तो पॉसिबिलिटी ऑफ द डिज़ास्टर। इसमें कभी भी डिज़ास्टर हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। सो ये तो है ये बहुत रिस्की है लाइफ के लिए। नेक्स्ट जो है कंसिडरिंग ऑल दिस पॉइंट इट कैन बी सेड दैट द एनर्जी जनरेशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो इस तरह का ये स्टेटमेंट जो है लास्ट में आपको लिखना है। क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में बोर्ड में पूछा जाता है आपको कि वाई दीज fossil fuels and the nuclear fuels are not environment friendly, तब आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये क्यों एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। सो इसके जो 3 पॉइंट यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन किए हैं वही आपको लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक येलो बॉक्स दिया है। सो येलो बॉक्स में आपको दिया है टूवर्ड्स एनवायरमेंट फ्रेंडली टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। सो अभी ये तो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। जितने भी हमने अभी तक इस वीडियो तक जितने भी आपने थर्मल पावर प्लांट है या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट है या फिर नेचुरल गैस का पावर प्लांट है, ये सारे जो हमने पावर प्लांट देखे एनर्जी जनरेशन के, तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। सो अभी कौन से एनवायरमेंट फ्रेंडली है चलिए देखते हैं। देयर आर द अदर वेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन विच अवॉइड्स द अबव प्रॉब्लम। और भी कुछ वेज हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स उसमें क्या हो सकते हैं, अवॉइड हो सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम वाटर रिजर्वायर्स, उन्होंने बताया वाटर रिजर्वायर से या फिर विंड से या फिर सनलाइट, बायोफ्यूल्स एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ अ सच अ मेथड। उसके ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। सो द एनर्जी सोर्स यूज्ड इन अ सच अ ऑप्शन। सो जो कुछ भी एनर्जी सोर्स यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं तो वो कौन कौन से एनर्जी सोर्स हैं आपको यहाँ पर ध्यान देना है। दैट इज़ वाटर रिजर्वायर है, विंड है, सनलाइट है, बायोफ्यूल्स है। दीज आर व्हाट, दीज आर नेवर एंडिंग, दैट इज़ आर परपेचुअल मीन्स व्हाट, लॉन्ग लास्टिंग। ये नेवर एंडिंग मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, ये ऐसे सोर्स है। मोर ओवर यूज़ ऑफ दिस सोर्सेज डू नॉट लीड टू द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ये सोर्सेज यूज़ करने का, तो इसकी वजह से एनवायरमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचता, एनवायरमेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। देयरफॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू दीज सोर्सेज कैन बी कॉल्ड एनवायरमेंट फ्रेंडली। और इस वजह से इन सोर्सेज का अगर यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम, वो इलेक्ट्रिसिटी कैसी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी है। So we can also call the energy generated by these processes as a green energy। और इस प्रोसेसेस से जो एनर्जी हम प्रोड्यूस करेंगे उस एनर्जी को हम क्या कह सकते हैं, ग्रीन एनर्जी कह सकते हैं। लुकिंग एट द प्रॉब्लम्स इन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग द फ्यूल्स लाइक अ कोल, नेचुरल गैस एंड द न्यूक्लियर फ्यूल्स, द वर्ल्ड इज नाउ हेडिंग टूवर्ड्स द एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी, दैट इज ग्रीन एनर्जी। उसी को ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन एनर्जी कहते हैं। जो अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से रिलेटेड जो कुछ भी प्रॉब्लम है, सो यूजिंग द फ्यूल्स लाइक अ कोल है या फिर नेचुरल गैस है या फिर न्यूक्लियर फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं और उस वजह से जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इस प्रॉब्लम्स की वजह से पूरा जो वर्ल्ड है दैट वर्ल्ड इज़ हेडिंग टूवर्ड्स द एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी। एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी की तरफ सब मूव कर रहे हैं। एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी के सोर्सेस का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है इसके बारे में
जो है वो दुनिया भर में सोच विचार हो रहा है। तो इस टाइप की जो एनर्जी है एनवायरनमेंट फ्रेंडली, जो हमने यहाँ पर सोर्सेज देखे, फिर वो वाटर सोर्सेस हैं, वाटर के माध्यम से हैं या फिर विंड के माध्यम से है, जो कुछ भी नेचुरली हमें सोर्सेस अवेलेबल हैं, नेवर एंडिंग सोर्सेस है, तो उनको सबको जो क्या है उनसे अगर हम एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं तो उस एनर्जी को क्या कह सकते हैं, हम ग्रीन एनर्जी कह सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हमने आज डिस्कस किया कि नेचुरल गैस पावर प्लांट के बारे में डिस्कस किया। नेचुरल गैस पावर प्लांट में किस तरह से स्टेप वाइज अरेंजमेंट होती है, किस तरह से उसमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। नेचुरल गैस पावर प्लांट की जो स्कीमेटिक डायग्राम है उसके बारे में भी हमने जाना, और उसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन एंड एनवायरनमेंट जो है, सो एनवायरनमेंट के लिए कौन से ये जो फॉसिल फ्यूल्स है या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट के माध्यम से जो जनरेट की जाने वाली एनर्जी जो है वो क्यों एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, तो उसके बारे में भी हमने जानकारी ली। उसके अलावा हमने ग्रीन एनर्जी किसे कहते हैं, ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कौन से नेचुरल सोर्सेज जो हैं उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमने इस वीडियो में जानकारी ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।